हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग मूल रूप से पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम लोग सारी डिटेल्स भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग इससे जुड़े 25 टॉप एमसीक्यू प्रश्न जो कि कई सारे एग्जाम्स में आए हुए होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टाइम जोन निर्धारण होता है उसका निर्धारण कैसे होता है और इनसे जुड़ी सारी जानकारियां हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होता है इस बारे में। तो अक्षांश और देशांतर क्या है इसके बारे में जानने से पहले आप चलिए ग्लोब की ओर ले चलते हैं आपको। तो ये जो ग्लोब है आपका, ये पृथ्वी है जो कि इसका एक 3D मॉडल है और ग्लोब का दो हिस्सा होता है जो कि हम लोग जानते हैं। जो ऊपर की ओर आपको नज़र आ रहा है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। तो ये ऊपर की ओर जो है इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और यही सेम हिस्सा जो आपको नीचे की ओर नज़र आएगा, नीचे की ओर, उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये आपका हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध के चारों ओर का जो ये मैप एरिया दिख रहा है आपको, ये है दक्षिणी गोलार्ध का एक विशेष महाद्वीप जिसे हम लोग नाम देते हैं अंटार्कटिका। तो ये हुआ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध ये समझ में आ गया। अब बाकी चीज़ें हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आप देख रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध से कुछ रेखाएं निकल रही हैं यहाँ उत्तरी गोलार्ध से चारों दिशाओं में, और वे रेखाएं जाकर अगर कहीं पर मिल रही हैं तो वह मिलती हुई रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वे रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध से निकलकर दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रही हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें एक नाम दिया गया है, विशेष नाम, और ये नाम है आपका देशांतर। तो देशांतर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सीधा जवाब होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। तो ये हुआ आपका देशांतर की बात। तो देशांतरों की अगर संख्या की बात किया जाए तो वो संख्या कितनी है, तो आप इसे याद करने के लिए, या फिर ये रियल भी है उसके आप समझ सकते हैं इसमें कि ये आपको दिख रहा होगा कि यह एक वृत्त है, और ये जो वृत्त है इस वृत्त के बीच में एक बिंदु है जो इसका केंद्र है, और इस केंद्र से चारों दिशाओं में रेखाएं निकल रही हैं और यही सब रेखाएं जाकर मिल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपको पता है कि एक जो गोला वाला ऐसा सिस्टम होता है इसमें कोण बनता है ऊपर का 180 और नीचे का 180। इसका मतलब टोटल कोण जो बनता है वो बनता है आपका 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण, तो प्रत्येक एक डिग्री से एक रेखा निकलती है, और वो रेखा वो एक बिंदु से ही निकलती है, यानी शुरू में सबका स्रोत एक ही है। तो सबका स्रोत एक ही है, लेकिन इनमें जो फासला है वो 1 डिग्री का फासला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से अगर निकल रही है इस वृत्त से, तो टोटल गिनती के आपके हो जाएंगे देशांतरों की संख्या 360। तो कुल अगर देशांतरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, तो जवाब आपका सीधा होना चाहिए 360, जो कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में आकर मिल जाती हैं। अब दो देशांतरों के बीच की बात की जाए तो आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ की जो देशांतर है, भले ही एक बिंदु से निकल रहा है, लेकिन निकलने के बाद दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और ये दूरी कब तक बढ़ती है इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये दूरी बढ़ती तब तक ही है जब तक यह बीच में, धरती के बीच में ना आ जाए, यानी यहाँ तक बीच में आने तक बढ़ती है। और बीच वाला जो रेखा है इसे हम लोग अभी फिर से देखेंगे, पहले ही बता दिया जा रहा है आपको, ये रेखा है आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा तक आने तक दोनों के बीच का जो फासला है, जो गैप है, वो आपका बढ़ता है और उसके बाद फिर से घटने लगता है। तो यहाँ तक आपका बढ़ रहा है और उसके नीचे घट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती, यह भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होती है। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है और यह दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है भूमध्य रेखा पर, और यह दूरी होती है 111 किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, तो न्यूनतम दूरी आप देख सकते हैं कि यह न्यूनतम दूरी आपको पोल यानी ध्रुवों पर नजर आएगा। तो ध्रुव पर न्यूनतम दूरी, और फिर जो भूमध्य रेखा है वहाँ अधिकतम दूरी, और अधिकतम दूरी के बाद फिर आप दूसरे ध्रुव पर अगर आएंगे यहाँ नीचे, तो नीचे जाने पर आपको फिर से पता चलेगा कि यह दूरी दोबारा से शून्य हो गई है। तो इसकी दूरी शून्य से शुरू होती है,
शून्य से शुरू होती है और 111 तक जाती है भूमध्य रेखा। ये नॉर्थ पोल में शून्य से शुरू भूमध्य रेखा तक, और उसके बाद जो साउथ पोल में फिर से इसकी दूरी 0 किलोमीटर यानी 0 हो जाती है। तो ये रहा आपका देशांतर की बात। और देशांतरों में दो देशांतर का जो बीच का जो स्थान है, आप देख सकते हैं दो देशांतर के बीच का स्थान, ये दो देशांतरों के बीच का स्थान को एक विशेष नाम दिया गया है और ये नाम है गोरे। तो दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होगा उसे हम लोग गोरे का संज्ञा देते हैं। तो उसके अलावा देशांतरों का कुछ खास महत्व भी है। देशांतरों में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो देशांतर है, तो ये देशांतर हम लोग जान गए कि 360 है। तो अगर हम लोग धरती का जो एक नया मैप जो हम लोग यूज करते हैं साधारणतः, तो अगर यूज करें हम लोग वो मैप, या फिर इसी में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, इसे आप अगर ओपन करेंगे तो इसे ओपन करने के बाद आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ये लंबा दिखाई देगा। अब उसके बाद ये आधा आपका हो जाता है 0 से 180 पूरब की ओर और 0 से 180 पश्चिम की ओर। इसे समझने के लिए हम आपको अलग मैप में लेके चलते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये 0 से 180 पूरब और 0 से 180 पश्चिम ये क्या है। तो चलिए जाते हैं दूसरे मैप में। तो इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि देशांतरों को जो आपको बताया गया उस 3D मैप में, तो इसका इलिब्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो 0 डिग्री का जो देशांतर है, जो बीच वाला देशांतर है, उसके इधर पूरब की ओर 180 डिग्री तक आपको देशांतर देखने को मिलेगा। तो 180 डिग्री तक आपको देशांतर देखने को मिलेगा। उसके अलावे यहाँ आप 0 से आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ भी 180, टोटल गिनती आपका वही है जो आपको बताया गया था 360। और इस प्रकार से ये जो ऊपर जो पूरा लाइन जो आपको दिख रहा है, ये असल में ग्लोब में रियल में एक बिंदु पर है, लेकिन इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर दिखाया जाता है। हर साउथ पोल में आप देख सकते हैं ये है, लेकिन ये पूरा लाइन एक बिंदु के रूप में दिखाया गया था। और इस प्रकार जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी आके इस बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वैसा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वैसा दिखाने के लिए वो ग्लोब का मानचित्र ही सही प्रतीत होता है। तो अब इसमें आपको ये जानना है कि ये 0 डिग्री जो देशांतर है, एक देशांतर आपका 0 डिग्री देशांतर है और इधर आपका होगा 180 और पश्चिम की ओर भी आपका हो जाएगा 180। तो देशांतरों की कुल संख्या 360, जिसमें से जो 0 डिग्री देशांतर है वही है समय का मुख्य निर्धारक। तो इसी से समय का मेन निर्धारण होता है और यह गुजरता है ब्रिटेन के एक जगह है खास जिसका नाम है ग्रीनविच, और ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है ये। और ग्रीनविच समय को ही हम लोग शून्य समय मानते हैं और इससे पूरब की ओर बढ़ने पर हमारा समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है वो घटता है। पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो ये हुआ आपका अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर है। और जो आपका 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री, वो वास्तव में 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम दो नहीं है, बल्कि यह एक ही है। और ये दोनों जाके इधर मिल जाते हैं, इस वजह से ये एक ही हैं। तो एक ही होने की वजह से क्या होता है इसमें कि एक ही रेखा होने के वजह से ये जो 180 डिग्री पूरब या पश्चिम देशांतर, ये रेखा को बोलते हैं IDL अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो एक हुआ आपका समय रेखा और एक हुआ आपका तिथि रेखा। यह वह रेखा है जो कि तिथि का निर्धारक है, जहां से पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर अगर उसको पार होइएगा तो एक दिन आपका घट जाएगा। तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसे याद रखिएगा कि यह समय रेखा है, और जो 180 डिग्री देशांतर है वो आपका है तिथि रेखा। और ये तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होके गुजरती है ये भी हम लोग को जानना है। तो एशिया के ठीक किनारे में तिथि रेखा जो कि बेरिंग सागर से होके गुजरती है, और बेरिंग सागर की बेरिंग जल संधि है वहाँ से होके गुजरती है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ग्रीनविच तो आपको पता चल गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर से हमारे 3D मैप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ ग्रीन कलर का जो लाइनिंग था जिसमें रेड कलर का मार्क किया जा रहा है वो आपका है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये तिथि रेखा के अलावा ये जो आपका ब्लू कलर का लाइनिंग है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइनिंग है, ये आपका है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और ये तिथि रेखा और समय रेखा, इसमें और एक चीज़ आपको जानना है कि ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका 180 है और दूसरी ओर भी आपका जो 180 है, तो
तो ये 180 मिल के 360 होता है। और 360 में थोड़ा समय देंगे तो आपको समझ में आएगा कि धरती एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। 24 घंटे में धरती का एक चक्कर लगता है, यानी 24 घंटे में यह घूमती है 360 डिग्री। तो चलिए पता करते हैं कि एक घंटे में कितना घूमती है। तो एक घंटे में घूमेगी 360 बटे 24। तो 360 बटे 24 इसे हम लोग काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से 2 एका 2 और 2 पचे 10, यानी एक घंटे में यह घूमेगी कितना डिग्री, तो 15 डिग्री। चलिए इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। एक घंटा में आपका होता है 60 मिनट और 60 मिनट में घूमेगी 15 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री का अगर हम लोग निकालें तो 1 डिग्री 15 एका 15, 15 चौके 60। इसका मतलब आपका ये हुआ कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। अब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है और 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो प्रत्येक 15 डिग्री के आधार पर पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और 24 जगह अलग अलग समय होता है। और ये समय जो है ये किस प्रकार से एक चक्कर लगाने में 24 घंटा हो गया, तो इसका हम लोग उपाय लगाएंगे अभी और समझेंगे कि कैसे भारत में समय निकाला जाता है। आप अपनी मोबाइल की घड़ी में आप देखते होंगे कि भारत का जो टाइम है वो +5.30 ऐसे होगा, GMT लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये जो टाइम है, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उससे हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। प्रत्येक देश का समय अलग अलग घंटा आगे होता है। जैसे यहाँ भारत का अगर आपका 5.5 घंटा आगे है तो पाकिस्तान का आपको केवल 5 घंटा ही आगे मिलेगा। उसी तरह आप ईरान तरफ जाइएगा तो 4 मिलेगा। उसी तरह आप जब ग्रीनविच चल जाइएगा तो यहाँ आपको 0 मिलेगा। तो ये कैसे होता है इसे हम लोग समझने का एक बार प्रयास करते हैं। तो ये जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच, तो ग्रीनविच के पास आपका 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री से इधर आप जितना बढ़ते हैं उतना आपका जाएगा। तो कितना बढ़ने से कितना जाएगा ये हम लोग समझते हैं। तो जैसे 0 से इधर अगर हम देशांतर में बढ़ते हैं 60 डिग्री, अगर हम बढ़ते हैं 60 डिग्री तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट अभी ही निकाला गया है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अगर हम 60 डिग्री बढ़ते हैं तो 60 डिग्री बढ़ने में 6 चौका 24 यानी 240 मिनट। तो 240 मिनट को फिर से अगर हम लोग घंटा में निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटा का इजाफा होगा। चलिए भारत के लिए हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए क्या कंडीशन है। तो ये 0 डिग्री से भारत जो है ये कितना आगे है वो भी हम लोग देखेंगे। ये लगभग 82 डिग्री आगे है, 82 डिग्री। तो आप 82 डिग्री को अगर गुना करेंगे 4 से तो आपका होता है 4 पचे 20, 4 दूनी 4 पचे 20 हुआ, 20 का 2 और फिर 4 दूनी 8, 2 10 हुआ, आपका हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33, तो 330 मिनट। इसे आप अगर घंटे में निकालेंगे तो घंटे में निकालने पर आपका होगा 5.5 यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो इस लिहाज से हमारा जो भारत का जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट का आगे है। अब चलिए ये रहा आपका समय का बात। तो प्रत्येक देश का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप अमेरिका की ओर अगर जाएंगे तो जैसे इधर हमारा प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है, अगर इधर जाएंगे तो हमारा ग्रीनविच टाइम से माइनस में होगा। अब देखते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कहानी है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि ये रहा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम लोग लिख लेते हैं पहले दिशा, ये है आपका पश्चिम और ये है आपका पूर्व। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है, अगर आप पूर्व से पश्चिम आते हैं तो 1 दिन घट जाता है। जैसे मान के चलिए कि आज है हमारा 14 जनवरी और 14 जनवरी को अगर हम लोग अपने जहाज लेके अगर चले जाते हैं पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जाने पर हमें 1 दिन का फायदा होता है और ये हो जाएगा आपका 15 जनवरी। और अगर हम इधर आएंगे तो इधर आने पर हमारा डेट घटेगा। अब हम लोग देखते हैं देशांतरों अक्षांश के बारे में। ये रहा देशांतरों के बारे में जानकारी और समय का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में जानकारी। अलग अलग देश में अलग अलग समय का निर्धारण है। अब अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश क्या होता है, आप उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे
कि ये जो कटी कटी सी रेखाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ये रेखाएं नहीं बल्कि यह वृत्त कह सकते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये पूरी धरती का एक चक्कर काटी हुई रेखाएं हैं। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। यानी पूरे धरती के बीच से जो रेखा खींची गई है, पूरे धरती के बीच से रेखा खींची गई है, उसके समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं। यह हम लोग कह सकते हैं कि जो ध्रुव है, ध्रुव के परितः जो खींचे गए वृत्त हैं उन्हें ही अक्षांश कहते हैं। और ये वृत्त अलग अलग साइज के हैं। और फिर पृथ्वी के बीच में जाके जो यहाँ पर है आपका, उसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो बीच वाला जो रेखा है भूमध्य, उसके आगे इसका साइज भी छोटा होते जाता है। तो इन रेखाओं का लंबाई सब जगह अलग अलग है। जैसे भूमध्य रेखा में इसका लंबाई सबसे ज़्यादा है और जो है 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका लंबाई सबसे अधिक है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका लंबाई जो है ये आपका कम है। और ध्रुवों पर यह वृत्त बिंदु है। अब इन वृत्तों जो है, इन वृत्तों का क्या महत्व है ये भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि कोई भी देश का लोकेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के साथ अगर आप उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो उत्तर ध्रुव की ओर यहाँ ऐसे करते करते आपको 90 रेखाएं मिलेंगी। तो 0 डिग्री से लेकर आपको 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको उत्तरी अक्षांश में रेखाएं मिलेंगी। और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक आपको दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं मिलेंगी। तो यहाँ जो रेखा है ये बीच वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश आपका भूमध्य। और भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको पता चल गया कि उत्तर में 90 डिग्री तक और दक्षिण में 90 डिग्री तक। तो अगर संख्याओं की बात करें तो उधर हो गया आपका 90 और नीचे हो गया आपका 90 और बीच में आपका हो गया 1। तो इस तरह से अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। और देशांतर में हम लोग देखे थे देशांतर रेखाओं की संख्या 360। तो अक्षांश की 181, देशांतर की 360। तभी हम लोग देखे दो देशांतरों के बीच का दूरी। तो बीच का दूरी मैक्सिमम यहाँ भूमध्य रेखा पर होता है 111। और इसमें दोनों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। और ये होती है, ये भी 111 किलोमीटर ही लगभग होती है। 111 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 111 के लगभग ही है। तो इस प्रकार दो अक्षांश के बीच की दूरी हो गई। और दो अक्षांश के बीच का जो जगह है, दो अक्षांश के बीच के स्थान को कटिबंध का संज्ञा दिया जाता है। दो अक्षांश के बीच का इलाका जो है उसे हम लोग कटिबंध कहते हैं। और वहाँ दो देशांतरों के बीच का जो जगह था उसे हम लोग गोरे कहते थे। ये तुलनात्मक अध्ययन है जो कि आपको समझने में आपको मदद करेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। तो बीच से जो गुजरा है वो आप देख लिए कि बीच से जो गुजरा है उसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। और वो है आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और एक दक्षिण में ठीक है 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और ऊपर की ओर 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री जो उत्तर जो है उसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और जो नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण में है उसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो ये हुआ आपके कुछ रेखाओं के नाम। अब यहाँ इन रेखाओं का क्या महत्व है ये भी जाने। तो 0 डिग्री से इधर 23.5 तक और इधर 23.5 तक जो आपका ये इलाका है इसे हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये गर्म इलाका है, यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और भूमध्य रेखा पर दिन रात की संख्या, दिन रात का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। और इसके बाद जो इलाका है, इसके बाद ये इलाका और ये इलाका, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये शीत कटिबंध है, क्योंकि धरती हमारी झुकी हुई है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक में 6 महीने तक धूप पड़ता है। तो जब एक में 6 महीने तक धूप पड़ेगा तो दूसर का 6 महीने तक अंधेरा रहेगा। और जब इसमें 6 महीने धूप पड़ेगा तो ये आपका अंधेरा रहेगा। तो इस प्रकार ध्रुवों में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। ये हुआ आपका कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के नाम।
और कटिबंध भी हम लोग सीखे कि कौन सा कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध। अब हम लोग देखते हैं कि किसी देश की स्थिति को कैसे पता लगाया जाता है। तो किसी देश का स्थिति जो है अक्षांश और देशांतर, ये पता लगाते हैं कैसे, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भारत के केस में ही हम लोग शुरू करते हैं कि भारत का स्थिति का पता हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मान के चलिए कि ये आपका भारत है और भारत का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर आपका ये है और पूर्वी छोर ये है और पश्चिमी छोर ये है और दक्षिणी छोर आपका ये है। तो अगर हम लोग इससे पता लगाएं तो इससे क्या होगा, तो हमें ये देखना है कि कौन सा देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रहा है, जो पूर्वी और पश्चिमी छोर है। तो देशांतर रेखाओं में कौन सा गुजर रहा है, तो ये हम लोग पता लगाते हैं। तो देशांतर रेखाओं को अगर हम लोग चेक करेंगे अपने मैप पर तो पता चलेगा कि जो 68 डिग्री के लगभग जो है वो गुजरात के एरिया से गुजर रहा है और यहाँ आपका 97 डिग्री 25 मिनट के लगभग जो है वो आपका गुजर रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 68 डिग्री ईस्ट से लेके, क्योंकि ये उत्तर की ओर है, पूर्व की ओर, और 97 डिग्री ईस्ट तक, ये हुआ आपका देशांतरीय विस्तार कि देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है। अब देखते हैं कि देशांतर में तो यहाँ से यहाँ तक में कोई भी देश हो सकता है, कोई भी देश, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कोई भी हो सकता है। तो भारत ही क्यों। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश, यानी ये दोनों रेखाएं। तो अगर हम लोग ये दोनों रेखाएं जैसे इसको और इसको अगर हम लोग देखते हैं अक्षांश के रूप में, तो अक्षांश में ये हुआ 0। तो 0 के बाद इधर आप बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये है 8 डिग्री 4 मिनट और ये देखिएगा तो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसी से आपको अगर अक्षांशीय अगर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर, और देशांतरीय देखेंगे तो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक। तो ये हुआ कोई भी देश का लोकेशन, यानी जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो समुच्चय मिलता है वही हमारा कोई भी देश का एड्रेस है। यानी ये रहा आपका ये और ये, और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि चारों कोने में कौन कौन सा मिल रहा है। तो अगर चारों कोने में कौन कौन सा मिल रहा है वो हम लोग देख लिए, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जगह है। और इसी तरह कोई भी देश का लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर किस अक्षांश पर स्थित होता है। ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री उत्तर और सी 23.5 डिग्री दक्षिण और डी 90 डिग्री उत्तर। तो इसका सही जवाब है 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा कौन से अक्षांश पर स्थित होता है, तो वो है आपका 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम लोग समझ भी सकते हैं कि भूमध्य रेखा का क्या सीन है। ये हो गई आपकी अगर धरती, तो धरती के बीच से जो रेखा गुजरती है, धरती के बीच से, वह आपका 0 डिग्री अक्षांश है और उसे ही हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, जैसा कि आपको अभी पहले भी बताया गया। तो चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है मीन टाइम किस देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री पूरब, सी 90 डिग्री पश्चिम और डी 180 डिग्री देशांतर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी 0 डिग्री देशांतर। तो इसे हम लोग समझते हैं 0 डिग्री देशांतर में जो ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं कि आधार पर निर्धारित होता है। यह कैसे, तो इसे हम लोग यूँ देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपके पास भारत का एक नक्शा है, विश्व का एक मैप है पूरे विश्व का, और विश्व के मैप में ये आपका 0 डिग्री हुआ। तो 0 डिग्री और इधर जाने पर आपका 180 डिग्री, इधर जाने पर 180 डिग्री। तो 0 डिग्री एक मेन मान लिया गया है बीच में, और इधर बढ़ने पर हमारा समय बढ़ेगा और इधर बढ़ने पर हमारा समय घटेगा। और चूंकि यह ग्रीनविच नामक समय से होकर गुजरती है और इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो आज का हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ये था आपका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। तो ये गोलार्ध का सिस्टम पीछे बताना रह गया था, ये अभी आपको क्लियर किया जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कौन सी रेखा बांटती है। तो ऑप्शन आप देख लिए कि ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है यानी भूमध्य रेखा। इसे हम लोग समझते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 डिग्री वाला रेखा जो आपका गुजरा था
जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी हम लोग बोलते हैं, तो इसके उत्तर में जो हिस्सा आपका पड़ा उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण का जो हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री का क्या सीन है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये रहा आपका अर्थ, बीच में भूमध्य रेखा, और उसके बाद कर्क रेखा, और उसके बाद कर्क रेखा, और उसके बाद ये सब कर्क रेखा हुआ आपका 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, और जो 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा है 66.5 उत्तर में, उसी को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बीच का गैप किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी समय पेटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अर्थात गोरे। ये आपको बताया गया था, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। इसमें इस एक्सप्लेनेशन का कोई नीड तो नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब आप यामयोत्तरों यानी मेरिडियंस के पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो समय का क्या होता है? तो आपको बताया गया था, तो पश्चिम के पूरब जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए समय बढ़ता है, ऑप्शन बी समय घटता है, ऑप्शन सी समय नहीं बदलता, ऑप्शन डी समय शून्य हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी समय बढ़ता है। आपको पहले ही बताया गया कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर, पूरब की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे समय घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है? पीछे एक्सप्लेन भी किया गया था। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो है आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है जिसे, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, जो नहीं होगा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी अंटार्कटिक रेखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात मकर रेखा। तो जिस प्रकार अभी आपने देखा कि 23.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, उसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री, वो आपका मकर रेखा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रधान यामयोत्तर, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन सी ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन बी यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री को जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि आप 0 डिग्री देशांतर से 90 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर जाते हैं तो आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण। यहाँ देशांतर में जा रहे हैं तो या तो पूरब जाएंगे या पश्चिम। ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी पूर्व। 0 से 90 आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, साफ लिखा हुआ है, तो जवाब भी पूर्व ही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं? आपको बताया गया है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 720। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 360। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, 0 से 180 डिग्री पूर्व और 0 से 180 डिग्री पश्चिम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? अंटार्कटिक। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री दक्षिण और ऑप्शन डी 90 डिग्री दक्षिण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है सी यानी 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ये भी आपको एक्सप्लेन एक बार किया गया है, दोबारा किया जा रहा है। ये आपका भूमध्य रेखा, उसके बाद आपका ये मकर रेखा और नीचे जो 66.5 डिग्री साउथ में
यानी दक्षिण में जो रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अटलांटिक महासागर। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा, कभी आप मैप खोल के इसे आप जरूर चेक करें कि कहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अक्षांश रेखा को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल के रूप में जाना जाता है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को महान वृत्त कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है पूरा वो आपका 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि पूरे धरती के बीच से गुजरती है और पूरे धरती को दो हिस्सा यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम भूमध्य रेखा करती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होने के कारण सर्वाधिक वर्षा भी होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है? साउथ पोल नॉर्थ पोल को जोड़ने वाली रेखाएं आपको शुरू में बताया गया। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो है बी यानी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच की जो जोड़ने वाली रेखाएं हैं वही है आपकी देशांतर रेखाएं। और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? यह बताया गया है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 181, सी 360 और डी 720। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 181। 181 कैसे है ये आपको भी पता होगा। ये आपका पृथ्वी है, बीच में 0 डिग्री, इधर आपका 90, इधर 90, तो 90 और 90 180 और 1 तीनों मिलाइएगा तो आपका 181 होगा, क्योंकि एक भूमध्य रेखा भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी अंटार्कटिक वृत्त। तो इसे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख चुके हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो भूमध्य है। ऑप्शन ए अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ध्रुवों पर जो वृत्त जो बनता है, ध्रुव पर जो वृत्त बनता है ये आपका ध्रुव पर वृत्त शून्य एरिया का बनता है। इसका मतलब उसमें कोई वृत्त नहीं बनता है, एक तरह से देखा जाए केवल सैद्धांतिक रूप से वृत्त है। तो सबसे छोटा वृत्त वही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी देशांतर रेखा को समय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए आधार माना गया है? ऑप्शन ए 90 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। एक्सप्लेन आपको पहले ही किया जा चुका है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, बी 90 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री देशांतर, डी भूमध्य रेखा। सही जवाब आपका हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। दिन और तारीख में परिवर्तन इसी रेखा से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 36। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थात 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है 15 डिग्री देशांतर के गैप में। क्वेश्चन नंबर 22, जब 0 से आप 180 पश्चिम की ओर जाते हैं तो किस दिशा में जाते हैं? आपका सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम और डी पूर्व। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पश्चिम। लिखा हुआ है पश्चिम की ओर जाते हैं तो पश्चिम ही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रेखा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के झुकाव को दर्शाती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी अक्षीय झुकाव रेखा। यहाँ भी आपका नाम में ही जवाब है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी अक्षीय झुकाव रेखा। तो ये झुकाव रेखा अलग है
क्वेश्चन नंबर 24, अक्षांश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 180। ये भी आपको बताया गया है। ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी भूमध्य रेखा के पास 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास किस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा है? यह तिथि रेखा का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पास अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे बड़ा इलाका है। जैसा कि आप देख सकते कि ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये तिथि रेखा के अगल बगल का जो इलाका है ये आपका है प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास सबसे बड़ा महासागर का जो एरिया है वो आपका है प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। तो इसी के साथ आज का हमारा 25 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो तो बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल आपको बताया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।